कहानी मेन कैरेक्टर के अपने बिजनेस के लिए ताज़ा सलाद बनाने, 0 डोज 0 फीम 5 के लिए बहुत तेजी से सब्जियां काटने से शुरू होती है। ठीक उसके बाद वह एक अंडा गर्म पैन में फोड़ता है जो सतह को छूते ही फुफकारता है। सब कुछ ठीक होने के बाद वह अनाउंस करता है कि वह ग्रैंड ओपनिंग के लिए आखिरकार तैयार है। कुछ दूरी पर सूट पहने आदमियों का एक ग्रुप उसके फूड ट्रक को देख रहा है और देख रहा है कि वह सर्विस शुरू करने से बस कुछ ही मिनट दूर है। लगभग उसी समय घोड़े चुन के फूड ट्रक के बारे में पूरे शहर में अलर्ट तुरंत फैल जाता है, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। बस में सवार लोग ड्राइवर से जल्दी करने की रिक्वेस्ट करते हैं। टीचर लेक्चर के बीच में ही अपनी क्लास से बाहर निकल जाते हैं और सीधे ट्रक की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑफिस वर्कर अपने बॉस से अचानक छुट्टी मांगते हैं क्योंकि वे उसका खाना चखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर कोई स्क्रीन को हैरानी से देख रहा है क्योंकि भीड़ की संख्या 100,000 से बढ़कर 1,000 से ज्यादा हो जाती है। बढ़ते गुस्से को देखकर एक रहस्यमयी औरत तय करती है कि उसे अब निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह जोर देती है कि इस बार वह घोड़े चुन को हाथ से जाने नहीं देगी। जल्द ही अनगिनत लड़कियां दौड़ने, गाड़ी चलाने और फूड ट्रक तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करने लगती है। खासकर एक जवान औरत सड़कों से गुजरते हुए उम्मीद से भरी हुई दिख रही है। छोटा सा फूड ट्रक किसी तरह लगभग पूरे शहर का सेंटर बन गया है और वह वहां खड़ा है, कह रहा है कि इस बार उसे दुकान खोलने में देर नहीं हुई है। उसकी पहले की तैयारी इतनी अलग अलग और स्वादिष्ट डिशेज की लाइन में बदल जाती है कि रेड टूई का क्रिटिक भी चुप हो जाए। ये हैं घोड़े चुन, हमारी कहानी के हीरो और असली कुकिंग मास्टर। अपने फूड ट्रक से वो हर तरफ से अपनी ओर आ रही भारी भीड़ का स्वागत करते हैं। उनके खाने को देखकर और उसकी खुशबू पाकर भीड़ में जोश भर जाता है और जगह हल्की गुलाबी चमक से घिर जाती है। ऐसा लगता है कि कुक का चार्म न कि सिर्फ उनके डिशेज का स्वाद इस जोश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस पूरे सीन से पहले एक फ्लैशबैक आता है जिसमें डॉक्टर एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हैं, अपने फोन में खोए हुए हैं। उनकी स्क्रीन पर लोन और ओवरड्यू पेमेंट के मैसेज भरे पड़े हैं। हमें पता चलता है कि उन्होंने एक स्कैम में 300 मिलियन वॉन गंवा दिए, जिसमें चीजें खरीदने और शानदार रिव्यू लिखने पर बड़े प्रॉफिट का वादा किया गया था। एक न्यूज ब्रॉडकास्ट से कंफर्म होता है कि सैकड़ों और लोग भी इसी झांसे में आ गए। उन्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाए जाने का दर्द हुआ, जिसकी वजह से आखिरकार उनकी दिन की नौकरी चली गई। निराश होकर उसने सारा बोझ उतारने के लिए शराब का एक पैकेट खरीदा। उस रात वह बर्फीली सड़कों पर घूमता रहा, अकेले शराब पीता रहा और ज्यादा नशे में धुत होता गया। फिर अचानक उसे एक छोटे से खाने के ट्रक से कुछ अजीब सी महक आई। साइन पर घोड़े चुन लिखा था। उसने अपनी जेबें चेक की और पाया कि उसके पास किसी भी चीज के लिए मुश्किल से ही सिक्के बचे हैं। कुक ने उसका उदास चेहरा देखा और उससे पूछा कि वह इतना उदास क्यों दिख रहा है, लेकिन शराबी आदमी ने पलट कर कहा कि वह ऐसे बर्ताव न करे जैसे वह उसकी परेशानियां समझता हो। उसने शेफ को घूरा, उसकी आंखों में शक और गुस्सा भर गया। कुक घोड़े चुन नाम का बंदाना पहने हुए बस हंसा और उसे मुफ्त ताकोयाकी दी, यह मानकर कि असली दिक्कत भूख है। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में खुशबू आ गई, जबकि उसे अजनबी की मेहरबानी पर शक था। फिर भी उसने गर्म रसीले ऑक्टोपस बॉल का एक बड़ा टुकड़ा खाया। जैसे ही यह उसकी जीभ को लगा, स्वाद ने उसे कॉस्मिक धमाके जैसा महसूस कराया। नरम बैटर और चबाने वाले ऑक्टोपस ने उसे एक काल्पनिक गैलेक्सी में उड़ा दिया। सॉस और टॉपिंग ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे कोई घूमती हुई मिल्की वे हो। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके अंदर पिघल गई हो, उसकी आत्मा के उस हिस्से को गर्म कर रही हो जिसे वह खो चुका था। ये सुकून इतना ज्यादा था कि उसके चेहरे पर आंसू आ गए। शेफ ने मजाकिया लहजे में पूछा कि वह क्या सोचता है। खुलकर रोते हुए उस आदमी ने कहा कि काश वह दूसरों को भी वैसा ही महसूस करा पाता जैसा वह उस समय महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में आग महसूस करते हुए घोड़े चुन ने उससे पूछा कि वह किसका इंतजार कर रहा है। प्यार से मुस्कुराते हुए शेफ ने उसे फूड ट्रक पर बुलाया। 3 साल बीत गए और उस नौजवान ने अंकल घोड़े चुन की मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए बहुत मेहनत की। वह ट्रक में अपने गुरु की एक फोटो रखता है। हमेशा ऐसा महसूस करता है कि उसके दिल का कर्ज कभी सच में चुकाया नहीं जा सकता। बूढ़े शेफ की डांट आज भी उसकी याद में गूंजती है। एक लगातार गाइड। तो वह कसम खाता है कि घोड़े चुन नाम पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। इस बीच एक लग्जरी डिस्ट्रिक्ट में एक हाई एंड रेस्टोरेंट में वेटर एक खास मेहमान की तैयारी कर रहे हैं। 2 कर्मचारी आपस में फुसफुसाते हैं, सोच रहे हैं कि क्या कोई सच में पूरा 3 स्टार रेस्टोरेंट किराए पर ले सकता है। वह मेहमान दुनिया के सबसे अमीर ग्रुप SH ग्रुप की इकलौती बेटी है। उसका नाम सीहे है और शेफ और वेटरों की एक फौज सिर्फ उसकी सेवा के लिए तैयार खड़ी है। उनके फोन पर तस्वीरें दिखाती हैं कि वह हेलीकॉप्टर से स्कूल जा रही है और दोपहर की छुट्टी के लिए प्राइवेट आइलैंड किराए पर ले रही है। स्टाफ उसकी शानदार जिंदगी से जलते हैं। फिर भी जब वह अपना खाना काटी है तो उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा दिखती है। उसके हर कदम को उसके आसपास के लोग जज करते हैं और अपने रूटीन का खालीपन उस पर भारी पड़ता है। उसके सामने परोसे गए डिशेज में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ लग्जरी है, सिर्फ ऐसा है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वह अचानक दुनिया के टॉप शेफ में से एक का बनाया खाना उगल देती है। अपना मुंह पोंछते हुए उसे एहसास होता है कि पैसा उसके अंदर की खाली जगह को नहीं भर सकता। वह अपना कांटा नीचे रख देती है। उसे लगता है कि वह एक कांच के डिब्बे में फंस गई है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि वह टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो रही है। वर्तमान में वापस शहर का ट्रैफिक रुक जाता है। अपनी कार के अंदर सीहे कहती
है कि उसे सांस नहीं आ रही है। ड्राइवर पूछता है कि क्या वह खिड़की खोलना चाहती है, लेकिन वह बस मुस्कुराती है और बाहर निकलने से पहले कांच पर सॉरी लिख देती है। हिम्मत करके वह कारों के ऊपर से कूद जाती है और अपने ड्राइवर से बच निकलती है। हताश होकर वह आदमी चीफ किम को फोन करके बताता है कि वह जवान लड़की भाग गई है। सी हे आजादी से घूमती है। आखिरकार उसे जिंदा महसूस होता है। ट्रैक होने से बचने के लिए वह सब कुछ कार में ही छोड़ देती है। वह बदलाव के लिए असली नाम सी हे की तरह जीने का पक्का इरादा कर लेती है। फिर भी वह सोचती है कि वह सिर्फ कुछ चेक के साथ कब तक टिक पाएगी। हर एक की कीमत 10 मिलियन वॉन है। सड़क पर चलते हुए उसे एक हेल्प वांटेड का साइन दिखता है। सैलरी 13,208 वॉन प्रति घंटा है और वह नौकरी करने का फैसला करती है। काम पर वह ग्राहकों का स्वागत एक चमकदार मुस्कान के साथ करती है। जल्द ही एक बड़ा आदमी आता है जो एक खरीदो एक मुफ्त पाव डील पर सवाल उठाता है। वह शांति से इसकी पुष्टि करती है और सामान दे देती है, जिससे वह हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद एक नशे में धुत आदमी सोजू की एक बोतल के बदले एक जिंदा चिकन बेचने की कोशिश करता है। सबको चौंकाते हुए वह बिना किसी हिचकिचाहट के चिकन ले लेती है। एक परेशान ग्राहक पूछता है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि स्टोर में अफरा तफरी मच जाती है। चिकन इधर उधर भाग रहे हैं और लोग फर्श पर बेहोश पड़े हैं। वह थम्स अप करके जवाब देती है। फिर मालिक गुस्से में बाहर निकल जाता है और सभी को जाने का ऑर्डर देता है। ये साफ हो जाता है कि सीहे ने अच्छा काम नहीं किया और उसे छोटे से सुविधा स्टोर से निकाल दिया जाता है। कहीं और एक और बॉस उसे बिगड़ी हुई वारिस की तरह कपड़े पहनने के लिए निकाल देता है। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर रिजेक्ट हो जाती है। ये सुनकर कि वह उसके जैसे किसी के साथ काम करने से मना कर देता है। फिर भी पक्का इरादा करके वह अगली बार एक कोने वाली कॉफी शॉप में कोशिश करती है। वहाँ वह कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया है, क्योंकि उसने विनम्र और खुश रहने की कोशिश की थी। वह अपनी कॉफी लेती है और बॉस को अपने चेक दिखाते हुए कीमत पूछती है। मौका भांपते हुए वह दावा करता है कि ड्रिंक की कीमत 60 मिलियन वॉन है। सीहे इतनी ज्यादा कीमत देखकर हैरान रह जाती है। वह जल्दी से माफी मांगती है और बाहर भाग जाती है, जबकि बरिस्ता कंफ्यूज होकर देखता रहता है। बॉस नोटिस करता है कि उसने चेक पीछे छोड़ दिए हैं और उसे बुलाने की कोशिश करता है। हारकर वह फुटपाथ पर गिर जाती है। यह देखकर हैरान रह जाती है कि आम लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। रोते हुए वह खुद से मानती है कि पैसे और रुतबे के बिना वह कुछ भी नहीं महसूस करती। फिर उसके मुंह में पानी लाने वाली खुशबू आती है। यह हमारे हीरो के फूड ट्रक से आ रही है। इसकी खुशबू मछली के आकार की पेस्ट्री के सिजल करने से आ रही है। वह पूछता है कि उसे कितने चाहिए, लेकिन वह बस देखती रह जाती है, खुशबू में खोई हुई। जून हो को लगता है कि लड़की उसे इतनी तेजी से घूरकर थोड़ी अजीब लग रही है। आमतौर पर कॉन्फिडेंट रहने वाली सी हे की बोलती बंद हो जाती है। शर्मिंदा होकर वह बताती है कि उसने जितनी भी नौकरी की कोशिश की उसे निकाल दिया गया और पूछती है कि क्या वह क्रेडिट लेता है। वह उसकी रिक्वेस्ट मना कर देता है, जबकि उसके मालिक का भूत बुदबुदाता है कि उसके नाम पर 51 भी नहीं है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह एक बार फिर खुद को बेबस महसूस करती है। यह नजारा हीरो को उसके अपने अतीत की याद दिलाता है, जब वह भी उतना ही बेकार महसूस करता था। उस याद से इमोशनल होकर वह उसे फूड ट्रक में बुलाता है और उसे सरप्राइज देता है। वह उसे मछली के आकार की पेस्ट्री बनाकर शुरू करने के लिए कहता है। सीहे स्टेप्स समझने में गड़बड़ करती है और वह उससे जल्दी करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि उसे भूख लगी है। प्रोसेस के बारे में पक्का नहीं होने पर वह बैटर को मोल्ड में वैसे ही डालती है जैसा उसे लगता है कि सही है। फिर वह लाल बीन फीलिंग डालती है, सही मात्रा का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। मोल्ड बंद करने के बाद वह बेसब्री से इंतजार करती है, दुआ करती है कि वह सही काम करे, लेकिन उसकी पहली कोशिश पूरी तरह फेल हो जाती है। पेस्ट्री जली हुई, काली और बचाने लायक नहीं निकलती। वह माफी मांगती है। उसे इतनी आसान चीज में फेल होने पर मजाकिया लगता है। उसे हैरानी होती है जब वह खराब पेस्ट्री उठाता है और एक टुकड़ा खाता है। वह कहता है कि यह अभी भी खाने लायक है। फिर उसकी मेहनत के पैसे के तौर पर उसे एक सिक्का देता है। उसके बाद वह पूछता है कि क्या वह उसके साथ काम करना चाहती है, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं है। वारिस इस अचानक आए ऑफर के बारे में सोचकर हिचकिचाती है। जब वह जल्दी जवाब नहीं देती तो वह कहता है कि उसे मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर सीहे सिक्के वाला उसका हाथ पकड़ लेती है और बड़े उत्साह से मान जाती है। वह उत्साह में उसे मिस डुकचुन कहती है। आखिरकार काम जैसा कुछ मिलने से बहुत खुश होती है। जब दिन खत्म होता है तो वह एक कस्टमर को धन्यवाद देते हुए मुस्कुराती है। उसकी मदद से जून हो फूड ट्रक का पूरा स्टॉक बेच देता है। फिर वह उत्सुकता से पूछती है कि क्या उसने मदद की। वह अजीब महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। वह उसे जली हुई पेस्ट्री का डिब्बा दिखाता है जो उसने बनाई थी और कहता है कि यह बस एवरेज थी। सीहे राहत की सांस लेता है और वादा करता है कि वह कल बेहतर करेगी। उसे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे क्या कहती है, जब तक वह अपने चाचा का नाम पूरे देश में मशहूर कर सकता है। उसे ठंड लग रही है। यह देखकर वह उसे घर चलने के लिए अपनी जैकेट देता है। यह आसान सा इशारा उसे बहुत अच्छा लगता है और वह जैकेट अपने चेहरे से लगा लेती है। इस बीच अंकल जून हो का भूत बहुत खुश
होता है। उसे हीरो पर गर्व होता है कि वह एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव कर रहा है। ट्रक पर वापस आकर वह उसे लिफ्ट देने का ऑफर देता है। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर सीहे मानती है कि उसे आखिरकार नौकरी मिल गई है, लेकिन सोने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात उसे और उस बूढ़े भूत दोनों को चौंका देती है। उसे सच पर यकीन नहीं होता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सेलिब्रिटी जैसे कपड़े पहने कोई लड़की बेघर हो सकती है। वह उसे दिन की मजदूरी देता है और रहने के लिए जगह ढूंढने को कहता है। जब वह उसे पैसे देता है तो वह बहुत शर्मा जाती है। उसे देखकर उसे लगता है कि वह सच में जानती है कि किसी को परेशान कैसे करना है। बिना किसी साफ प्लान के वह बस थोड़ी देर के लिए ट्रक चलाता है। रात के खाने के लिए वह उसके लिए रेमन बनाता है। वह बताता है कि इस समय उनके पास सिर्फ रेमन ही है। एक छोटी सी बिल्ली को पकड़े हुए वह लड़की खुशी से झूम उठती है। उसे एक फैंसी सी फूड नूडल डिश याद आती है जो उसने बहुत पहले खाई थी। वह कहती है कि उसने सिर्फ एक बार रेमन खाया है और वह सोचता है कि वह इतनी गरीब थी कि वह सिर्फ एक बार ही खा पाई। असल में उसने कभी सिंपल खाना नहीं खाया क्योंकि उसकी डाइट बहुत सख्त थी। वह बिल्ली को गले लगाती है और कहती है कि यह मिस्टर जून हो जैसी दिखती है। वह समझाता है कि बिल्ली बस एक आवारा है जो कभी कभी आती है। वह कहती है कि उसे लगा था कि यह जगह उसके लिए पनाहगाह है, लेकिन वह बताता है कि यह उसका घर है, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। जब रेमन तैयार हो जाता है तो वह उसे एक कटोरा देता है। वह एक बाइट लेती है और स्वाद देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह खाना खा जाती है और कहती है कि इसका स्वाद जबरदस्त है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। वह आगे कहती है कि नूडल्स मसालेदार लेकिन नरम है और पूछती है कि उसने यह टेक्सचर कैसे बनाया। उसका राज सामने आ जाता है। वह एक अंडे को थोड़े से दूध के साथ फेंटकर एक चिकना मिक्सचर बनाता है। फिर वह पके हुए नूडल्स को कटोरे में अच्छी तरह मिलाता है ताकि हर रेशा कोट हो जाए। आखिर में वह ध्यान से ब्रोथ डालता है, जिससे डिश पूरी हो जाती है। पेट भर जाने के बाद वह उसे धन्यवाद देती है। कहती है कि उसे याद नहीं कि उसने आखिरी बार इतना कब खाया था। जब सोने का समय होता है तो वह कहती है कि वह फर्श पर रहेगी ताकि वह ज्यादा न खाए। वह एक पर्दा बंद कर देता है और कहता है कि वे बिना किसी दिक्कत के जगह शेयर कर सकते हैं। लेटकर वह पूछती है कि क्या उसे तंग महसूस हो रहा है, लेकिन वह कहता है कि उसे नहीं हो रहा है। भूत अंकल बुदबुदाता है कि वह एक परफेक्ट बहू है और हीरो को यह न समझने के लिए बेवकूफ कहता है। सीहे उसे उस दिन के लिए धन्यवाद देते हुए कहती है कि वह खुद को काबिल महसूस करना चाहती थी और वह पहला इंसान है जिसने उस पर विश्वास किया। वह कहती है कि पहली बार वह अमीर लड़की के बजाय असली नाम सी हे के रूप में जी रही थी, क्योंकि उसने उसे इतना कीमती दिन दिया। वह वादा करती है कि वह उसकी जिंदगी बदल देगी। फिर वह पूछती है कि अपना वादा पूरा करने में उसे कितना खर्च आएगा। जब वह जवाब नहीं देता तो वह पर्दा खोलने का फैसला करती है। वह उसे गहरी नींद में सोता हुआ पाती है, बिल्कुल अनजान। उसके कान बंद हैं। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी भर जाती है और रात में हेलीकॉप्टर की गर्जना गूंजने लगती है। एक स्पेशल एजेंट रेडियो पर अनाउंस करता है कि उसने जवान लड़की को ढूंढ लिया है। वह सीहे को पकड़ता है और उसे इंतजार कर रहे हेलीकॉप्टर तक ले जाता है, जबकि वह मिस्टर जून हो के लिए चिल्लाती है। भूत उसे ले जाते हुए दर्द से देखता है, लेकिन हीरो सोता रहता है, जबकि बूढ़े आदमी की आत्मा अपनी खोई हुई बहू के लिए रोती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी फर्श पर बिखरे टूटे कांच से टकराती है। जून हो कंफ्यूजन में उठता है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हुआ। वह हैरानी से गंदगी को देखता है। इसके तुरंत बाद वह फूड ट्रक पर अपना रोज का काम शुरू कर देता है। उसके मालिक का भूत दुख जताता है, कहता है कि उसे सच में यकीन था कि आखिरकार उसे एक बहू मिल गई है। जैसे ही ट्रक चलता है, एक बड़ी स्क्रीन पर सीहे का एड आता है और भूत उसे तुरंत पहचान लेता है। वह उसका नाम चिल्लाता है। सच सामने आते ही वह हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि वह उसे पहले कैसे नहीं पहचान पाया। उसने जो वादा किया था और कीमत के बारे में उसका सवाल उसकी याद में गूंजता है। भूत घबरा जाता है। अपने भतीजे को इतना सुनहरा मौका गंवाने के लिए बेवकूफ कहता है। उसे उसका अचानक जाना याद आता है और उसे लगता है कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन उन दोनों को हैरान करते हुए वारिस अचानक आती है और कहती है कि वह वापस आ गई है। हीरो पूछता है कि क्या हुआ जब वह गायब हो गई और उसकी खिड़की तोड़ दी। वह उसे पिछले दिन और अपनी वजह से हुई परेशानी के लिए शुक्रिया के तौर पर एक चेक देती है। जब भूत रकम देखता है तो हैरान रह जाता है। 1 बिलियन जीता। हीरो को शक होने लगता है। वह चेक को देख
देखता रहता है जबकि भूत उसे घूरता रहता है। सी हे उनके रिएक्शन को नजरअंदाज करती है और पूछती है कि आज का स्पेशल क्या है। यह सोचकर कि चेक नकली है वह उसे कूड़ेदान में फेंक देता है और कहता है कि आज का स्पेशल फ्राइड चिकन है। वह मशहूर कोरियन चिकन छकने के आइडिया से बहुत खुश हो जाती है। भूत घबरा जाता है और चिल्लाता है कि पैसे असली हैं क्योंकि हीरो चेक के लिए कूड़ेदान में हाथ डालता है। सी हे पूछती है कि क्या वह मदद कर सकती है और बूढ़ा भूत उसे गलती न देखने के लिए डांटता है। जून हो उसका रिएक्शन देखकर पसीना बहाने लगता है। सी हे हैरान रह जाती है, कहती है कि वह 15 भाषाएं जानती है लेकिन उसने पहले कभी बैटर नहीं बनाया है। फिर भी वह पक्के इरादे से अपने बाल पीछे बांध लेती है और कहती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। वह उसे बोरियत भरी नजरों से देखता है, उसके जोश से खास इम्प्रेस नहीं होता। वह उसे वार्निंग देता है कि उसके कपड़े गंदे हो सकते हैं और वह पूछती है कि क्या उनका आउटफिट सही है। फिर वह वहीं फूड ट्रक में कपड़े बदलने लगती है। वह अपने बड़े साइज के कपड़े उतारकर एक तरफ फेंक देती है। नीचे वह एक आरामदायक वर्कआउट सेट पहन रखती है। हीरो का चेहरा लाल हो जाता है, यह देखकर हैरान कि यह कितना खुला हुआ है। फिर सीहे एक कटोरा लेती है और उसका सामान सीधे गर्म तेल में डाल देती है। तेल जोर से फूटता है जिससे वह चौंक जाती है। वह धमाके पर चिल्लाती है और चिकन के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। तेजी से काम करते हुए वह उसे अपने शरीर से तेल के छींटों से बचाता है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है, जबकि गर्म बूंदें उनके चारों ओर चिंगारियों की तरह फूटती हैं। जब वह उसे देखती है तो उसका दिल तेजी से धड़कता है। सोचती है कि इस कमाल के आदमी के साथ क्या करे जो उससे कुछ ही इंच की दूरी पर है। वह पूरी तरह हिप्नोटाइज्ड होकर उसका नाम फुसफुसाती है। तभी कोई सी ही पुकारता है जिससे उसका ध्यान हट जाता है। सी ही हैरान रह जाती है और अपनी माँ का नाम बताती है, जबकि दोनों उस करीबी पल में जमे रहते हैं। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कोई अनाउंस करता है कि SH ग्रुप की चेयरवुमन आ गई है। यह यून ही यंग है, सी ही की माँ, एक डरावनी, सख्त और बेहद ताकतवर औरत। बिना समय बर्बाद किए चेयरवुमन तुरंत पूछती हैं कि उनकी बेटी वारिस नाम सी ही कहाँ है। एक कांपता हुआ एम्प्लॉय बताता है कि यंग मिस अभी तक नहीं आई हैं और उनसे संपर्क करना भी संभव नहीं हो पा रहा। ठंडी नजरों से देखते हुए वह सेक्रेटरी किम को बुलाती है। लॉयल असिस्टेंट तुरंत हाजिर हो जाती है। यून ही यंग फैसला करती हैं कि वह अपनी लापता बेटी को खुद ढूंढेंगी। वापस प्रेजेंट में हीरो को फूड ट्रक के बाहर का माहौल अचानक बदलता हुआ महसूस होता है। अंकल डॉक चुन घोस्ट घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि SH ग्रुप की चेयरवुमन खुद वहां आ गई हैं। सूट पहने कई आदमी अचानक आगे बढ़ते हैं और डॉक को रोक लेते हैं। कुछ ही सेकंड में उसे काबू में कर लिया जाता है और चेयरवुमन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। सेक्रेटरी किम लंबी और डरावनी खड़ी पूछती है कि क्या उन्हें उस आदमी से अभी निपटना चाहिए। चेयरवुमन सभी को शांत होने का आदेश देती है और कहती हैं कि वह पहले उसकी बात सुनेंगी। एक शानदार कुर्सी पर ऐसे बैठकर जैसे दुनिया उनकी हो, वह अनाउंस करती हैं कि अब वह उसकी सफाई सुनेंगी, चाहे वह कोई भी बहाना दे। वह यह भी जोड़ती हैं कि ये उसके आखिरी शब्द हो सकते हैं, जिससे जून हो डर जाता है। जून हो बताता है कि वह और सी ही सिर्फ साथ काम करते थे और उसके अलावा कुछ नहीं है। सी ही भी उसकी बात को समर्थन देती है और कहती है कि उसकी माँ को उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर चेयरवुमन फ्राइड चिकन का एक पीस उठाती हैं और हैरानी से पूछती हैं कि इसकी कीमत कितनी है। वह जवाब देता है कि यह 10,000 वोन है। वह ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे एक पीस के लिए यह कीमत बहुत ज्यादा हो। जब वह समझाने की कोशिश करता है वह उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं और अपनी बेटी को गंभीर नजरों से देखने लगती हैं। शी फिर पूछती है कि क्या उसे सच में पता भी है कि फेमस नाम सी ही कौन है। डॉक एक बोर सा एक्सप्रेशन देकर कहता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं। सी ही की माँ समझ जाती है कि वो स्टेटस गैप की वजह से अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है। टोन बिल्कुल भी सॉफ्ट किए बिना वो सीधा पूछती है कि क्या वो उसकी बेटी से प्यार करता है। जुन हो तुरंत जवाब देता है कि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर चेयरवुमन सी ही की तरफ देखकर शांत सा कहती है कि फिर तो उसकी बेटी ही उससे प्यार करती होगी। गुस्से में भरी आंखों से वो पूछती है कि क्या उसने पिछली रात उसकी बेटी के साथ बिताई थी। सी ही शर्म से लाल पड़ जाती है। माहौल पूरी तरह टेंस हो जाता है। अचानक इतनी ड्रामा के बीच चेयरवुमन बेहोश होकर गिर पड़ती है और सेक्रेटरी किम घबरा जाता है। जून हो चिढ़कर दोबारा कहता है कि पिछली रात उनके बीच कुछ नहीं हुआ। होश में आने के बाद चेयरवुमन एक कदम पास आते हुए पूछती है कि क्या वो कम से कम डेटिंग कर रहे हैं। वो मना करता है लेकिन वो दबाव बनाए रखती है और पूछती है कि क्या उसका इरादा शादी का है। तिरस्कार भरे लहजे में वो कहती है कि एक स्ट्रीट वेंडर होने के नाते उसे ऐसे सपने देखने का हक नहीं। उसकी बदतमीजी से वो बिल्कुल चुप रह जाता है। फिर वो किम को कुछ स्पेशल लाने का हुक्म देती है। सेक्रेटरी किम एक ब्रीफ केस खोलता है जो कैश से भरा पड़ा है। सी ही और जुन हो का गोस्ट दोनों चीख उठते हैं कि प्लीज ये सब बंद करो, लेकिन चेयरवुमन बड़े आराम से कहती है 10 अरब वन। अंकल की स्पिरिट तो खुशी में उसे मदर इन लॉ बुलाने ही लगती है। नोट हवा में उड़ने लगते हैं जैसे पैसे की बारिश हो रही हो। सी
ही शर्म से चेहरा छुपा लेती है, जबकि उसकी माँ की शक्ल पर ठंडी कैलकुलेटेड शांति बनी रहती है। वो कहती है कि पैसे ले लो और उसकी बेटी से शादी कर लो। जून हो वहीं खड़ा रह जाता है, प्रपोजल और पैसों के पहाड़ के बीच पूरी तरह खोया हुआ। सी ही इतनी शर्मिंदा कि सिर उठा भी नहीं पा रही। चेयरवुमन सबकी असहजता इग्नोर कर आगे बढ़ती रहती है कि उसे पैसे मान लेने चाहिए। सी ही चिल्लाकर अपनी माँ को रोकने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात काट कर फिर ताने से दोहराती है कि शादी कर लो। जून हो पसीने में डूबा शादी दोहराता है, जैसे खुद ही यकीन नहीं। सी ही माँ के पीछे छिप जाती है, शर्म से काफी परेशान। चेयरवुमन एक ऊंची नजर से कहती है कि शादी के लिए एक कंडीशन है। बिना सुने ही जुनहो साफ बोल देता है कि उसे दिलचस्पी नहीं। चेयरवुमन हंसकर कहती है कि इतनी जल्दी घबराओ मत, फिर बताती है कि उसे फूड ट्रक छोड़कर SH ग्रुप में काम करना होगा। वो कहती है कि अगर उसे शादी करनी है तो उसे अपनी बेटी की सोसाइटी के लेवल तक उठाना पड़ेगा। ये सुनकर वो गुस्से में ब्रीफकेस पर हाथ मारता है, एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि क्या असल मकसद उसका फूड ट्रक था। वो थोड़ा और पास जाकर कहता है कि उसे ऐसी चीजों की स्मेल आ जाती है और उसे लगता है कि वो एक कॉन आर्टिस्ट की तरह महक रही है। चेयरवुमन मुस्कुराकर मान लेती है कि उसकी हिम्मत उसे पसंद है, लेकिन साथ ही एक आखिरी शर्त भी जोड़ती है। गुस्से से जलती नजरों के साथ वो कहती है कि उसे ऐसे घोड़े से नफरत है जिसे काबू में न किया जा सके। जून हो कुछ खाना उठाते हुए साफ कहता है कि वो कभी भी अपनी जिंदगी की बागडोर किसी को नहीं देगा। वो मुड़ते हुए कहता है कि अब दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश न करे। ये बात सिही के लिए भी वही है। सिही का दिल टूट जाता है, वो हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो तब तक जा चुका होता है। शहर की स्काईलाइन पर SH ग्रुप की ऊंची बिल्डिंग नजर आती है। अंदर चेयरवुमन के ऑफिस में CH अपनी माँ से भिड़ जाती है। वो कहती है कि उसने पूरी उम्र उसकी हर बात मानी, लेकिन पहली बार उसके पास कोई ऐसी चीज है जो वो खुद के लिए चाहती है। वो रोते हुए कहती है कि उसे कोई पसंद आ गया है। क्या पैसा ही असली मसला है? उसकी माँ कॉफी कप पकड़े हुए चुपचाप सुनती रहती है, फिर ठंडे लहजे में पूछती है कि क्या उसकी बेटी उस इंसान को इसीलिए नीचे देख रही है क्योंकि वो बस एक स्ट्रे है जिसे उसने उठा लिया। ये सुनकर सी ही के पास कोई जवाब नहीं बचता। बर्फ जैसे भाव से वो पूछती है कि उसका ड्रामा खत्म हो गया हो तो बताए। वो आगे बढ़कर कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी किसे डेट करती है, क्योंकि कोई भी उनके लेवल पर कभी आ ही नहीं सकता। एक डार्क ठंडी आवाज में वो कहती है कि उसे उस आदमी को रखने की इजाजत है, बस एक शर्त पर, वो दोबारा उस दयनीय फूड ट्रक में काम न कर सके। फिर वो उसे SH ग्रुप के लिए आज्ञाकारी बनने का दबाव डालती है, जैसे हमेशा करती आई है। आंखों में आंसू लिए सिही अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती है, जबकि उसकी माँ उसे गुड गर्ल कहकर और तोड़ देती है। दूसरी तरफ फूड ट्रक की जिंदगी फिर जैसे पहले जैसी हो जाती है। जुनहो अपने अंकल की फोटो से बात करते हुए कहता है कि उसने वही ट्रक बचाया है जो उसके अंकल छोड़कर गए थे। गोस्ट नाराज होता है कि उसने उसी बिजनेस के लिए 10 अरब वॉन ठुकरा दिए। जुनहो के दिमाग में सी ही की बातें घूमने लगती हैं। वो सोचता है कि क्या वो भी ट्रक को लेकर ही उसके पास आई थी। फोटो पर हाथ मारते हुए उसे एहसास होता है कि वह फिर से ठगा जा सकता था। वो आईने में खुद को देखकर कहता है कि वो ट्रक को अपनी जान देकर भी बचाएगा। कंपनी में सेक्रेटरी किम बंद दरवाजे से टकराते हुए यंग मिस से शांत होने की गुहार लगा रही है। अंदर सी ही बिस्तर पर गिरकर चीखती है कि ये सब उसकी माँ की गलती है। वो रोते हुए कहती है कि 10 अरब वोन उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जूनहो का ये कहना कि वापस मत आना, ये बात उसे तोड़ रही है। वो कांपते हुए कहती है कि उसकी माँ बहुत बुरी और मैनिपुलेटिव है और अब वो डर रही है कि आगे क्या करेगी। उसे लगता है कि उसे किसी तरह जूनहो को बचाना होगा। फिर उसे वो पल याद आते हैं जब उसने उसे अपनी जैकेट दी थी और फूड ट्रक में बिताया गया वो इंटेंस मोमेंट। उसके गाल गर्म पड़ जाते हैं। वो मान लेती है कि वो उससे पूरी तरह प्यार कर चुकी है। अचानक एक आइडिया आता है। वो जोर से सेक्रेटरी को बुलाती है, बाहर निकलकर किम का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अभी तुरंत सब कुछ तैयार करो। एक तेज तय नजर के साथ वो अपना प्लान बताती है। एक प्रपोजल। अगली सुबह फूड ट्रक की आवारा बिल्ली आराम से सो रही है। जूनहो उठकर कहता है कि मौसम बिजनेस के लिए परफेक्ट है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो परेशान होकर ऊपर देखता है। उसका फूड ट्रक हवा में उठा हुआ है हेलीकॉप्टर के साथ। वो सदमे में जम जाता है, फिर चीखता है कि उसका ट्रक किडनैप हो रहा है। कोई सुनता नहीं। वो भागता है, फिर बाइक किराए पर लेकर हेलीकॉप्टर का पीछा करता है। थक कर एक बिल्डिंग पहुंचता है और ट्रक वापस देने की मांग करता है, लेकिन सामने देखकर उसकी दुनिया हिल जाती है। एक नया ट्रक, एक महाकाय हाई एंड मॉडल जिस पर बड़ा सा गिफ्ट रिबन बंधा है। धीरे धीरे उसके दरवाजे खुलते हैं जैसे किसी शो का पर्दा हट रहा हो और अंदर खड़ी है सी ही एक खूबसूरत वेडिंग गाउन में। वो प्यार भरी नजरों से उसका नाम लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सब उसने उसके लिए दिल से तैयार किया है। रिबन खींचते हुए वो खुश है और वो वहीं खड़ा है, बिल्कुल निशब्द। साइड पर गोल्डन लेटर्स में लिखा है SH डाइनिंग क्रूज। वो गर्व से बताती है कि ये अल्ट्रा लग्जरी ट्रक खास उसी के लिए बनाया गया है। वो पास आती है और कहती है कि अब से दोनों की जिंदगी
जिंदगी यही से साथ शुरू होगी। गुस्से में वो उसे दीवार से लगा देता है और पूछता है कि उसने आखिर किया क्या है। फ्लैशबैक में सी ही एक किचन में नजर आती है, एप्रन पहने किसी हाउसवाइफ की तरह। वो सब्जी काटने की कोशिश करती है, लेकिन साफ दिखता है कि उसमें टैलेंट नहीं। तभी कोई उसके हाथ पकड़कर मदद करता है। वो चौंक जाती है। जुनहो उसके पीछे है, उसका हाथ पकड़कर उसे गाइड कर रहा है। वो नरमी से कहता है कि उसने उसे रिस्की कामों से मना किया था। घबराई हुई वो कहती है कि उसे बस उसकी मदद करनी थी। डॉक उसे अपने पास खींचकर कहता है कि उसकी मौजूदगी ही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। उस गहरे रोमांटिक पल में वो कबूल करता है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर देखना था। असल में वो सेक्रेटरी किम को ही किस करने जा रही होती है। सेक्रेटरी चौंक कर पीछे हटती है, समझ नहीं पाती कि उस आदमी में क्या खास है। फिर उसे याद आता है कि यंग मिस की बेसिक प्रॉपर्टीज 900 बिलियन वॉन की हैं, ऊपर से 30 ट्रिलियन वॉन की हिडन आर्ट कलेक्शन, एक स्पेस स्टेशन और सीक्रेट सबमरीन की फ्लेट। सेक्रेटरी का दिमाग घूम जाता है और कहती है कि इस सब के सामने डॉक के पास तो बस एक नन्हा सा फूड ट्रक है। सीही समझाती है कि जून हो ने उसकी जिंदगी के उस खालीपन को भरा जो कुछ भी नहीं भर पाया था। जो कुछ उसके पास है वो कभी उसकी अपनी चाहत नहीं थी। पहली बार उसके पास कुछ ऐसा है जिसे वो सच में चाहती है और वो इसे खोने वाली नहीं। वो मानती है कि फूड ट्रक वाला पल किसी जादू जैसा था, जहां स्टेटस, पैसा, पावर किसी ने फर्क नहीं डाला। पहली बार उसे ऐसी खुशी मिली जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो कहती है कि ये सब उसने अपनी खुशी के लिए किया है और हाँ, वो उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान भी बना देगी। सिंड्रेला की तरह कहती है कि वो उसे राजकुमार बना देगी, बस उसे ग्लास स्लीपर्स पहनकर उसके पास आना है। अगले ही सेकंड उसका सपना टूट जाता है। जुनहो उन ग्लास स्लीपर्स को सीधे कुचल देता है। काले चेहरे के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछता है कि उसके असली ट्रक का क्या किया। कहता है कि उसके अंकल के नाम को उस चमकदार महंगे ट्रक के साथ मत मिलाओ। सीही घबरा जाती है, पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेक्रेटरी किम उस पर चिल्लाती है कि यंग मिस के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। जुनहो अपने पुराने स्कैम की याद में कहता है कि लोग मीठे वादों से कैसे सब छीन लेते हैं और वो दोबारा धोखा नहीं खाएगा। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो हैरिस है या कोई और। वो अपने अंकल के नाम की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये वो कभी नहीं छोड़ेगा। सीना पीट कर कहता है कि हिम्मत है तो उसका ट्रक छीन कर दिखाए। सीही ये सुनकर पूरी तरह उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि वो उसके दिल की बात कर रहा है। उसके अंदर फिर उम्मीद की चिंगारी जल उठती है। जूनहो वापस काम पर लौट आता है, अपनी सिग्नेचर कॉर्न डॉग्स बनाते हुए स्टाइल में नमक छिड़कता है। वो मुस्कुराकर कस्टमर को सर्व करता है और पीछे छिपी सीही कसम खाती है कि आज वो उसके सारे कॉर्न डॉग बिकवाएगी। लेकिन जूनहो को भीड़ में अजीब लोग दिखने लगते हैं, कुछ बिना छके ही उसकी तारीफ कर रहे हैं। डिस्गाइज में सीही नजर रख रही होती है, फिर लाइन में खुद जाकर कहती है मैं सब खरीद लूंगी। वो उसे तुरंत पहचान लेता है और मना कर देता है। वो दोबारा अलग भेष में आती है, फिर भी मना। तीसरी बार क्यूट कॉस्ट्यूम में आती है। इस बार वो पूरी तरह तंग आ जाता है और उसका किटन हेड खींच कर निकाल देता है। वो पूछती है कि वो उसे खाना क्यों नहीं बेचता। वो कहता है कि उसकी ओवर कॉन्फिडेंस का बेसिस क्या है। वो गुस्से में कहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बस एक मौका दे दो। कुछ पल सोचकर जूनहो अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। वो शॉक्ड, लाल होकर सोचने लगती है कि शायद ये रोमांटिक मोमेंट है। आंखें बंद कर लेती है। मैं तैयार हूँ, लेकिन जूनहो हैरान होकर पूछता है कि वो कर क्या रही है। वो तो बस उसकी कमर में एप्रन बांध रहा था। वो कहता है खाना चाहिए तो सबकी तरह काम करके लो। जुनूनी अंदाज में वो तुरंत कपड़े बदलकर काम संभालने लगती है। कस्टमर सर्व करते हुए उसकी हालत खराब हो जाती है। कभी सॉस गलत पड़ता है, कभी फ्रायर फटने वाला होता है। फिर आखिर में वो अपनी बनाई कॉर्न डॉग छकती है, खुशी से चमक उठती है। एक फोटो में दोनों दिन के अंत में मीठा सा पल शेयर करते दिखते हैं। पता चलता है कि सेक्रेटरी किम सारी फोटो ले रही थी और चेयर वुमन से फोन पर बात कर रही है। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वो कुछ प्लान कर रही है। घर पर जूनहो का फोन लगातार बज रहा है। शॉवर से निकलकर वो देखता है सीही की दर्जनों मैसेजेस। वो सारे अनरीड छोड़ देता है, लेकिन फोन रुकता नहीं। तंग आकर वो लैपटॉप खोलता है और नई ईमेल देखता है। रिजल्ट देखकर कुर्सी से उछल पड़ता है। वो एम्यूजमेंट पार्क की वेंडर स्पॉट की ऑक्शन जीत चुका है। पार्क पहुंचकर वो प्रोफेशनल स्टाइल में आइसक्रीम बनाता है। सब कुछ तैयार है, लेकिन पार्क खाली पड़ा है, एक भी कस्टमर नहीं। तभी पीछे से सीही आकर उसकी आइसक्रीम चाट लेती है। कहती है कि वो खुश है कि वो आखिर आ ही गया। वो पूछता है कि उसे यहाँ कैसे पता चला। फिर शक होने लगता है, क्या ये पार्क भी SH ग्रुप का है। वो हाथ हिलाकर मना करती है, फिर बताती है कि आज कोई ग्राहक नहीं आएगा। वो गुस्से से पूछता है क्यों। जूनहो को एहसास होता है कि वो फंस चुका है और वो मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आज बस मुझ पर ध्यान दो। वो उसे पार्क में ऐसे घुमाती है जैसे ये दोनों की अपनी दुनिया हो। दूर से सेक्रेटरी किम घूरती है, सोचती है कि प्रोटैगनिस्ट सारी
सारी मुसीबत की जड़ है और उसे हटाना अब उसकी ड्यूटी है। वो याद करती है कि उसने डेटिंग सीखने पर 5 मिलियन वॉन खर्च किए हैं और वो हर रिलेशनशिप थ्योरी में एक्सपर्ट है। राइड पर बैठकर वो पहले स्टेप पर अमल करती है, कांस्टेंट आई कांटेक्ट, और उससे अजीब तरह से घूरती रहती है। जैसे ही रोलर कोस्टर नीचे गिरता है, सेक्रेटरी चीख कर एक्साइटमेंट में हंसती है और सी ही खुशी से उसका नाम चिल्लाती है। दूसरी राइड पर सेक्रेटरी पीछे से उसे पकड़ लेती है, अपने फिजिकल टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। वाटर राइड पर तीनों बुरी तरह भीग जाते हैं और उसे लगता है कि उसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सी ही हंसते हुए चिल्लाती है कि आज तो वह सच में मस्ती कर रही है। भीगे हुए वह देखता है कि सी ही एक फोटो पकड़कर खड़ी है जो उसने अभी अभी क्लिक की है। वह मुस्कुराकर कहती है कि यह परफेक्ट टाइमिंग है उसके प्लान के लिए और उसे हाथ पकड़कर खींच लेती है। अगली ही सेकंड दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो बूथ में बैठे होते हैं। बूथ के अंदर वह उसके गाल पर एक हल्की सी किस देती है, लेकिन उसका चेहरा वैसे ही बना रहता है। उसकी किटन हेयर बैंड उसे और भी क्यूट बना रही है, जैसा डेट का सपना उसने देखा था। पायरेट शिप पर वह बार्स छोड़कर सीधे उससे चिपक जाती है, हर स्विंग के साथ उछलते हुए। यह देखकर सेक्रेटरी सीट से कूद पड़ती है और उसे लूजर कहकर चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही राइड गिरती है वह खुद ही बैलेंस खो देती है। स्लो मोशन में हाथ बढ़ाकर सी ही को पकड़ने की कोशिश करती है। वह ताना मारते हुए पूछता है कि जब बेसिक राइड पर टिक नहीं पा रही तो बॉडीगार्ड कैसे कहती है खुद को। गुस्से में वह उसका हाथ पकड़कर एक पल में उसे जमीन पर दे मारती है। चकराकर वह बस पूछ पाता है, अभी तुमने मुझे हाथ पकड़ने को ही तो कहा था। सेक्रेटरी सी ही को अपनी तरफ खींचकर पूछती है कि आखिर वह इंसान इन सब से इम्प्रेस क्यों नहीं हो रहा। उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसकी सारी थ्योरी फेल कैसे हो गई। प्लान ए तबाह होने के बाद वह प्लान बी पर जाती है। राइड का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर पूरी स्पीड पर घुमाती है। राइड तूफान की तरह घूमती है। सी ही खिलखिलाती है, लेकिन वह लड़खड़ाती आवाज में उसे रोकने की विनती करता है। उसका प्लान साफ है, पहले उसे डिसोरिएंट करो, फिर उसे ओवरवेलम करके दिमाग रीसेट करो। वह उसके हाथ पकड़कर चिल्लाता है कि बस करे। अचानक उसकी पकड़ और आंखों का तीखा कांटेक्ट देखकर सेक्रेटरी खुद ही हड़बड़ा जाती है। दिल की धड़कन तेज, चेहरा लाल। उसकी ही थ्योरी अब उसी के खिलाफ हो चुकी थी। वह कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वह सोचती है कि कहीं वह खुद ही तो उसके लिए नहीं गिर रही। वह छोड़ने को कहता है और वह जिद में हाथ नहीं हटाती। मन ही मन सोचती है यह आदमी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। फिर उसकी नजर सी ही पर पड़ती है। वह बुरी तरह घबराई हुई पेट की आवाज छुपाने की कोशिश कर रही है। सी ही शर्म से कहती है कि वह वॉशरूम जा रही है और उससे वहीं रुकने को बोलती है। उधर वह पास की गन गेम से एक टॉय गन उठाता है। सेक्रेटरी उसे खेल में चुनौती देती है, एक शर्त के साथ। बोर होकर वह पूछता है कि आखिर चाहिए क्या उसे। सीधी बात, वह दो ऑप्शन रखती है। पहला, किक द बकेट। दूसरा, मुझसे प्यार कर लो। वह हक्का बक्का रह जाता है। वह शॉटगन उसके सिर पर ताने खड़ी है। गंभीर टोन में कहती है कि उसे एक चुनना ही होगा। वह दंग रहकर पूछता है कि ये पागलपन क्या है। वह ठंडे स्वर में कहती है कि अगर वह दूरी रखे मिस से तो उसे पसंद करने की इजाजत है। वह बड़बड़ाता है कि पूरा खानदान उसे भगाने पर तुला है। वह कहता है कि चाहे पूरा ट्रक मिस के नाम से भरकर भेज भी दे, उसे जरूरत नहीं। वह बोल ही रहा होता है कि वह ट्रिगर दबा देती है। रबर बुलेट उसके शरीर पर लगकर उसे घुटनों पर ला देती है। वह चिल्लाता है कि उसका कंधा टूट गया है, लेकिन अंदर सब ठीक है। वह समझाती है कि ये रबर राउंड है, दंगा कंट्रोल वाला, लेकिन हाथ बेकार कर देने का ऑप्शन हमेशा मौजूद है। वह फिर से बंदूक तान कर कहती है, अब आखिरी मौका है, मान लो कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। वह सोचता है कि यह औरत पूरी तरह पागल है। वह अचानक भागना शुरू कर देता है। पीछे से राउंड्स चलते रहते हैं। तभी सी ही सामने आती है, खुश होकर उसका नाम पुकारती है। वह आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लेता है और जल्दबाजी में माफी मांगता है। वह लाल होकर हाँ कहती है और अगले ही पल वह उसे गोद में उठाकर भागने लगता है। सेक्रेटरी चिल्लाती है कि वह मिस को किडनैप कर रहा है, पर मन ही मन सोचती है, भागो, जून हो। बाद में भूतिया स्कूल में दोनों दौड़ते हुए अंदर पहुंचते हैं। सी ही उसके बाजू में चिपक कर पूछती है कि क्या उसने डेट के लिए हाँ कह दी। वह कहता है कि बस अभी उसके करीब रहो, इसी में जान बचेगी। ऊपर से कैमरा घूमता है। सेक्रेटरी अपनी टेबलेट पर सब देख रही है। वह कहती है कि उसे यकीन नहीं कि वह अपनी मर्जी से यहाँ घुस गया, जबकि उसने इसे पहले से मॉडिफाई किया हुआ था। वह बताती है कि यह पार्क का सबसे डरावना अट्रैक्शन है। जून हो कुछ बोल ही पाता है कि पूरा सेट एकदम फट पड़ता है। एक तीर उसकी तरफ आता है। सी ही कूद कर उसे बचा लेती है, उसे कहते हुए कि वह पास ही रहेगी और उसकी रक्षा करेगी। वह सोचता है कि यहाँ रहना मतलब पक्की मौत है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी स्क्रीन पर देखती है कि वह मिस को बचा रहा है, कुछ गड़बड़ है। फिर दोनों भागते हैं। गुल जैसे आकृतियां पीछे दौड़ती हैं। एक कॉरिडोर में उसकी टॉर्च एक भयानक आकृति पर पड़ती है, लंबे बाल, झुकी हुई। वह चीख कर पीछे हटती
लगता है और घोस्ट गर्ल एडिशन सेक्रेटरी किम उस पर झपटती है। किसी तरह बचते हुए वह चीखता है कि यह पागलपन है, जबकि सी ही बिल्कुल शांत खड़ी है। अचानक ऊपर से कपड़े में लिपटी एक लाल आंखों वाली आकृति गिरती है। सी ही एक लाल बटन देखती है और तुरंत दबा देती है। एक पिंजरा गिरकर दोनों को कैद कर लेता है। दोनों गिरते हैं और उनके होंठ गलती से छू जाते हैं। सेक्रेटरी की आंखें फैल जाती हैं। एक सेकंड को उसे लगता है क्या यह सच में, फिर वह चीख कर उसे लात मारती है और कहती है कि वह उसे मार डालेगी। वह धराशायी पड़ा बस यही सोच पाता है, मुझे घर जाना है। सी ही उसे उठाकर कहती है कि आराम का टाइम नहीं है। दोनों फिर दौड़ते हैं। पीछे सेक्रेटरी स्पीड बूस्ट ऑन करते हुए चिल्लाती हुई पीछा करती है। कैरोसेल पर दोनों गिर जाते हैं। वह थक कर कहता है कि बस करे। सी ही चमकती आंखों से कहती है कि वह वही कर रही है जो उसने मांगा था, पूरा 1 महीना उसके साथ रहना। हारे हुए स्वर में वह पूछता है कि आखिर उसे रोकने के लिए उसे क्या करना होगा। सी ही करीब आकर हवा में उड़ते बालों के साथ कहती है, तुम जानते हो मैं बस वही मांग रही हूँ जो सच में चाहती हूँ। कैरोसेल गोल्डन लाइट में घूमता है और वह उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसे अपनी तरफ खींचती है। उनके होंठ लगभग छूते हुए और हवा में वही सवाल अटका रह जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वह उसके बेहद करीब आ जाती है, इतनी कि दोनों के चेहरे लगभग छूने ही वाले हों। उनके होंठों के बीच की हवा में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है। घूमते हुए कैरोसेल पर उससे सटी हुई नाम से ही अपना चेहरा ऊपर उठाती है और धीमी मगर पक्की आवाज में कहती है कि वह पहले से ही जवाब जानता है। उसे अच्छी तरह समझ है कि वह क्या चाहती है। उसके हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपट जाते हैं। वह झुकती है, होंठ थोड़े खुलते हैं और उसके दिमाग में उसकी चाह एक ही साफ इरादे में बदल जाती है। उनके होंठों के बीच बस एक सांस का फासला रह जाता है और तभी पूरा कैरोसेल अचानक नीली बिजली की चटकती चमक से भर उठता है। पार्क के दूसरे हिस्से में मैनेजर किम सवारी की तरफ देखती रह जाती है। चारों तरफ चिंगारियां फूट रही होती हैं। वह हैरानी में चिल्ला उठती है, जैसे यकीन ही न हो रहा हो। उसकी कलाई पर लगा डिवाइस लाल रंग में चमकने लगता है और लगातार एरर सिग्नल देने लगता है। बिजली का झटका पूरे अम्यूजमेंट पार्क में फैल जाता है। मिनिएचर कैसल और रोलर कोस्टर की लाइट्स झपकने लगती हैं। सेक्रेटरी किम घबराकर कैरोसेल की तरफ दौड़ती है और जोर से पूछती है कि क्या मिस ठीक है। कुछ ही पलों में लाइट्स स्थिर हो जाती हैं। पीली रोशनी के नीचे नाम से ही अपनी यूनिफॉर्म ठीक करती है। उसके गाल लाल हैं, लेकिन वह हंसते हुए बात को टाल देती है और कहती है कि बस अचानक डर लग गया था, शायद थोड़ी देर का पावर कट था। वह चारों तरफ देखती है और महसूस करती है कि प्लेटफॉर्म पर वह अकेली खड़ी है। उसके चेहरे पर उलझन आ जाती है। वह बुदबुदाती है कि वह कहाँ चला गया और उसका नाम लेकर पुकारती है। उसकी आवाज अब शांत हो चुके कैरोसेल पर गूंज जाती है। दूर कहीं वही आवाज उसके दिमाग में अटकी रहती है। जब वह अपने ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़े रहता है, वह एक्सीलरेटर दबा देता है। उसे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी भारी होगी, लेकिन वह अब उस औरत को खुद से खेलने नहीं दे सकता। उसके दिमाग में बंदूक की चमक और सीधी छाती की तरफ आती गोली घूम जाती है। उसे साफ साफ लगता है कि यह उसकी जान को धमकी थी, इस बात का सबूत कि उसे सिर्फ पैसों से कंट्रोल की जा सकने वाली चीज समझा गया। हॉन्टेड स्कूल की यादें फ्लैशेस की तरह लौटती हैं। उसकी खुश चेहरा, उसकी हंसी, उसका नाम उसके दिमाग में एक खतरे की तरह छप जाता है। जबड़ा कसकर वह खाली पैसेंजर सीट की तरफ चिल्लाता है कि वह कभी उसे अपने ट्रक के साथ मनमानी नहीं करने देगा। चांदनी में ऊंची इमारतों के बीच दौड़ता फूड ट्रक आगे बढ़ता जाता है। पीछे उसकी टेल लाइट्स छोटे छोटे बिंदुओं में बदल जाती हैं। वह आसमान की तरफ देखता है और मन ही मन अपने दिवंगत चाचा से कहता है कि उस पर नजर रखें। उसी शहर में ऊंचाई पर बने कांच की दीवारों वाले ऑफिस में मैनेजर किम घुटनों के बल झुकी माफी मांग रही होती है। सामने खड़ी चेयरवुमन खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देख रही होती है। आधा चेहरा रोशनी में, आधा साया में। ठंडी आवाज में वह याद दिलाती है कि उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि इसमें दखल नहीं देना है। मैनेजर किम एक और मौका मांगती है। वह कहती है कि इस बार वह यकीन दिलाएगी कि वह आदमी जिंदगी भर खाना पकाने लायक नहीं बचेगा। चश्मे के पीछे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह जोड़ती है कि वह इससे भी बदतर कर सकती है। जवाब तुरंत आता है, ना। सेही की माँ सख्ती से कहती है कि दखल मत दो। फिर उसका जबड़ा पकड़कर चेहरा अपने पास खींचती है ताकि बात साफ हो जाए। वह समझाती है कि उसे खुद ही हटने देना होगा। मैनेजर किम कांपने लगती है, कनपटियों पर पसीना आ जाता है। चेयरवुमन आगे कहती है कि अगर सेही को जरा सा भी लगा कि कुछ गलत हुआ है तो वह फिर टूट जाएगी। उनके सामने 20 साल पहले की वही तस्वीर आ जाती है, खोखली आंखों वाली एक बच्ची। वह याद दिलाती है कि कैसे एक लाल ट्रैफिक लाइट के नीचे खून से सने चौराहे पर उसके पिता की मौत हो गई थी। और उसी डरावनी याद के बीच एक चमकीला वीडियो फ्रेम उभरता है। कैमरे की तरफ मुस्कुराती हुई से ही SH लिखा कैप पहने सैंडविच खाते हुए उत्साह से फूड ट्रक की तारीफ कर रही होती है। उसे पता भी नहीं कि उसका अतीत अब उस आदमी के चारों तरफ एक खतरनाक खेल बुन रहा है। यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में फूड ट्रक लगा होता है। अंदर वह पिंजा को ओवन में फूलते देखता
है। चीज बुलबुले बना रही होती है। वह छक्कर बुदबुदाता है कि अच्छा बना है। हवा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ती हैं। वह सोचता है कि पार्क वाली घटना खराब थी, लेकिन कम से कम यहाँ जगह तो मिल गई। वह भीड़ देखता है और कहता है कि कॉलेज के बच्चे पुरानी यादें जगा देते हैं। एक पल को वह खुद को याद करता है, फिर खुद को रोक लेता है। अब वह वक्त नहीं है। एक ग्राहक पेपरोनी पिज्जा मांगता है। वह स्लाइस देने मुड़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। सामने एक जानी पहचानी लड़की खड़ी होती है और उसका नाम लेकर पूछती है कि क्या वह वही है। वह पहचान लेता है और हंसते हुए कहता है कि आखिरी बार तो वह मिडिल स्कूल में थी। फिर खुद ही सुधार करता है, काफी साल हो गए। वह कहता है कि अजीब लगता है, उसे अभी भी वही लगती है। लड़की शर्मा जाती है, किताब सीने से लगाए सोचती है कि वह अब भी वैसा ही है। वह उसके साथ खड़े लड़के की तरफ इशारा कर पूछता है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है। वह घबरा जाती है, जल्दी से मना करती है और बताती है कि वह बस दोस्त है, फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट का क्लासमेट। वह पिज्जा देता है। वह कहती है कि डाइट पर है, बस एक बाइट लेगी। एक बाइट में ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। बहुत स्वादिष्ट, तेल से भरी पेपरोनी, मसालों की खुशबू, चीज की परतें, सब मिलकर उसे बहा ले जाती हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती, सोचती है कि यह पिज्जा उसे खींच रहा है। डाइट याद रहती है, लेकिन शरीर आगे झुकता जाता है। उसके दिमाग में ब्रेड सुनहरी लहर बन जाती है, बाहर से क्रिस्प, अंदर से नरम। वह झुंझलाकर कहती है कि ब्रेड इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वह पलटकर पूछती है कि वह कब से खाना बनाने लगा, ये तो कमाल है। वह मुस्कुराकर कहता है कि उसे खुश होकर खाते देख अच्छा लगा। फिर हल्के मजाक में कहता है कि उसने तो पूरा स्लाइस खत्म कर दिया। डाइट का ख्याल उड़ जाता है। वह उसके जैकेट की तरफ देख पूछता है कि वह फैशन डिजाइन में है। उसे याद है कि उसकी ड्राइंग्स अवार्ड जीतती थी। वह खुशी से भर जाती है कि उसे याद है। वह पुरानी बात याद करता है, कैसे वह जीतने पर उससे खाना खिलाने को कहती थी जब वह खुद गरीब स्टूडेंट था। वह कहता है कि अब उसे गर्व है कि वह देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में है। ईमानदारी से कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है। पास से आवाज आती है कि जल्दी करो। वह झुककर शुक्रिया कहती है और खाना लेकर जाती है। वह मजाक में कहता है कि अकेले खाया तो मोटी हो जाएगी। वह लाल होकर पलटती है, फूलों के बीच से गुजरते हुए कहती है कि फिर मिलेंगे। वह उसे जाते देखता है और मन ही मन सुकून महसूस करता है कि वह ठीक है। उधर अंधेरे में एक फोन कांपता है। चश्मे में चमकता मैसेज दिखता है, मारना होगा, मारना होगा। घंटी बजती रहती है। बैंगनी साए लड़की के चारों तरफ सिमटते लगते हैं। वह कांपती आवाज में बार बार गुहार लगाती है, उसे छोड़ देने के लिए मांगती है। अचानक कोई उसका नाम पुकारता है, पार्क यूरी। उसकी आंखों की पुतलियां जैसे झटके से लौट आती हैं। हड़बड़ाकर वो बोल पड़ती है कि उसने सुन लिया है और माफी चाहती है। आवाज आधी सोई कक्षा में कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है। सामने खुले पन्ने पर उसकी कलम चलती ही रहती है। रेखाएं अनजाने में जूनहों का आकार लेने लगती हैं। उसके गाल तपने लगते हैं। वो धीमे से हंसती है, सोचती है वो कितना हैंडसम है। ये ख्याल दिमाग में फूल कर फटने सा लगता है। प्रोफेसर उसका नाम फिर पुकारते हैं और बाहर उसकी नजर किसी पर पड़ती है। एक पल को उसे लगता है कि वो वही है। घबराहट में वो ठोकर खाकर किसी से टकरा जाती है और तुरंत माफी मांगती है। एक दोस्त पास आकर पूछती है कि आज वो अजीब क्यों बर्ताव कर रही है। दूसरी फुसफुसाती है कि पिज्जा ट्रक वाले अंकल से मिलने के बाद से यूरी ऐसी ही है। इशारों इशारों में हंसी ठिठोली बढ़ जाती है। यूरी झट से पलटती है। वो अंकल नहीं है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। कोई चिढ़ाता है कि क्या वही टाइप है, तो कोई उत्साह में सब कुछ शुरू से बताने को कहने लगती है। यूरी का मन यादों में फिसल जाता है। उसे याद आता है पहली बार दिल की धड़कन मिडिल स्कूल में तेज हुई थी। वही उसका पहला प्यार था। वो मुस्कुराकर उसे ओप्पा कहकर हाथ हिलाती थी। हर मुलाकात पर उसके हाथ में कैंडी होती और वो चिढ़ाकर कहता कि वो कभी मना नहीं करती, मोटी हो जाएगी। वो नाराज होकर उसे मारती और कहती कि वही तो देता है, और वो बस हंस देता। ये छोटे छोटे पल जुड़ते जाते हैं, दिल भरने लगता है। सर्दियों में बर्फ गिरते हुए उसने उसका नाम लेकर पूछा था कि वो ठंड में बाहर क्या कर रही है। उसने हाथ बढ़ाकर कहा था, क्रिसमस का तोहफा देने आई हूं। उसने देखा और कहा, ऐसी चीजें बॉयफ्रेंड को दी जाती हैं। वो चुप हो गई थी, फिर कांपती आवाज में बोली थी, अब मैं हाई स्कूल की छात्रा हूं, 3 साल में यूनिवर्सिटी में हो जाऊंगी। गिरती बर्फ में स्कार्फ कसकर पकड़कर लाल गालों और चमकती आंखों के साथ उसने पूछा था, क्या यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो अपने दिल की बात कह सकती है। वो पल भर को ठिठक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। यूरी शर्म से छटपटाई, बहुत ज्यादा है, तो उसने जल्दी से माफी मांगी, कहते हुए कि सुनना अच्छा लगा। मन में उसने सोचा, पड़ोस के लड़के को पसंद करना स्वाभाविक है। नर्म लहजे में कहा, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठंड से बचो।
और बर्फ पर कदमों की चरमराहट छोड़ता हुआ चला गया। यूरी वहीं रह गई। शर्म और भावनाओं से भरी हुई वो बर्फ में बैठ गई, तोहफा सीने से लगाए। गिरते फाहों के बीच उसने फिर भी कहा, मेरी क्रिसमस, और उसे दूर जाते देखती रही। बाद में शांत रात खिड़कियों को घेर लेती है। यूरी खुद को मजबूत करती है। उसे हिम्मत रखनी होगी। वो अचानक गायब हो गया था, बस खामोशी छोड़कर। फिर भी उसका दिल नहीं माना। मन में उसका नाम साफ गूंजता है, जून हो। वही उसका पहला प्यार था। समय आगे बढ़ता है। शाम की नारंगी रोशनी में फूड ट्रक चमकता है। वो ग्राहक का स्वागत करता है। यूरी फिर सामने आती है, अब बड़ी हो चुकी। 2 ठंडी कैन उठाए। पूछती है, क्या उसके पास एक पल है? दोनों पास पास बैठते हैं। वो कहती है, रात अब भी ठंडी है। वो बिना नजर हटाए सहमति में जवाब देता है। उसका हाथ सजे हुए डिब्बे की ओर बढ़ता है। हिचकते हुए पूछती है, क्या ओपा की कोई गर्लफ्रेंड है? वो शब्द दोहराता है, सोचता है। ट्रक पर लगातार नजर रखने वालों के बीच उसे इन बातों की फुर्सत नहीं। यूरी झुककर पूछती है, तो नहीं है? जवाब मिलते ही वो चमक उठती है। हाँ। वो सीधी होती है, तोहफा कसकर पकड़ती है। मैं अब यूनिवर्सिटी में हूं। वो उलझ जाता है। वो जल्दी जल्दी कहती है, मेरा मतलब। दोनों हाथों से डिब्बा पकड़कर लाल गालों के साथ कहती है, मुझे अब भी वही एहसास है। मैं अब भी ओपा से प्यार करती हूं। लेकिन वाकये पूरा होने से पहले ही आसमान फट पड़ता है। हेलीकॉप्टर गरज जाती है और सारा माहौल बदल जाता है। ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उनके ठीक ऊपर आ धमकता है। हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज हवा से वहाँ तूफान सा आ जाता है। बेचारी यूरी, जो अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, इस तेज हवा में लड़खड़ा जाती है। उसके बाल और कपड़े उड़ने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी और हैरानी छा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे एहसास होता है, यह शायद याद आता है, नाम से ही, और जून हो, ओप्पा। ये नाम उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधता है। नीचे हम देखते हैं कि नाम से ही जून के गले लग जाती है, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। वो खुशी से चिल्लाती है, एक्साइटेडली, क्या बात है मिस्टर डोपचुन, आप यहाँ कैसे? ये जरूर किस्मत है जो हमें मिला रही है। बेचारी यूरी का तो दिल ही टूट जाता है। हम देखते हैं कि उसका वो खास गिफ्ट बॉक्स, जिसे वो इतने प्यार से देने वाली थी, अब जमीन पर पड़ा है। वो बस खड़ी होकर देख रही है कि कैसे कोई दूसरी लड़की आकर उसके ओप्पा से चिपक गई है। जून इस अचानक हमले से थोड़ा घबराया हुआ है और सेही से पूछता है कि तुम्हें ये जगह कैसे मिली? सेही बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि ये वही ग्रेजुएट स्कूल है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। यानी सेही का यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसका ही कॉलेज है। ये सब सुनकर यूरी को गहरा झटका लगता है। उसका चेहरा देखने लायक है। घबराहट और जलन के मारे वो अपनी उंगली चबाने लगती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल है और वो हकलाते हुए पूछती है, स्टटरिंग, जेलस, तो तुम्हारा रिश्ता क्या है? अब कहानी में एक नया लव ट्रायंगल और यूरी की जलन वाली साइड सामने आने वाली है। नाम से ही, जो जून से चिपकी हुई है, एक बहुत बड़ा धमाका करती है। वो बड़े ही नखरे और शैतानी अंदाज में जून के गले लगते हुए कहती है, फ्लर्टेशियसली, हमारी तो सगाई होने वाली है, हम शादी करने वाले हैं। ये बात सुनते ही बेचारी यूरी के होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग पर जैसे बिजली गिर पड़ती है। वो अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है और सदमे में चली जाती है। वैसे भी ये सब बकवास है। जून कोशिश करता है कि वो यूरी को समझा सके कि सेही जो कह रही है वो सच नहीं है। जून की ये बात सुनकर यूरी की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वो घबराते हुए लेकिन थोड़ी राहत के साथ पूछती है, होपफुल, नर्वस, सही कहा ना? ये मजाक है ना ओप्पा? और ये लड़की ऐसा कुछ नहीं है ना? लेकिन सेही उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। वो तुरंत अपनी अदाओं का जादू चलाती है और बीच में पूछती है, टीजिंग, क्या तुम शायद मिस्टर डोपचुन को पसंद करती हो? ये सुनकर यूरी एकदम सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर पसीना छूटने लगता है और वो हकलाते हुए बस इतना ही कह पाती है, स्टटरिंग, फ्लस्टर्ड। हाँ, ये देखकर जून को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि सेही जानबूझकर उस मासूम लड़की को परेशान कर रही है। वो तुरंत बीच में दखल देता है और सेही को डांटते हुए कहता है कि अनॉयड, तुम आज फिर से वही सब बकवास कर रही हो, नाम से ही। इसके बाद जून बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से यूरी के सिर या कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जो वो आगे कहता है वो शायद यूरी के एक तरफा प्यार के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक है। जून सफाई
दिखाई देते हुए बताता है कि मैं वहाँ तब शिफ्ट हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और ये मिडिल स्कूल में थी। वो आगे कहता है कि क्योंकि हम पड़ोसी थे, हम मिलते थे और काफी करीब हो गए थे। जून ने ये बात यूरी को बचाने के लिए कही, लेकिन अनजाने में उसने ये साबित कर दिया कि उसकी नजरों में यूरी आज भी बस पड़ोस की एक छोटी बच्ची ही है। यूरी को पहले से ही एहसास हो गया था कि जून आगे क्या कहने वाला है। वो अंदर ही अंदर चीख रही है कि इंटरनल स्क्रीमिंग, कृपया वो शब्द मत कहो। वो नहीं सुनना चाहती कि जून उसे अपनी हमसफर के बजाय कुछ और समझता है, लेकिन जून जो यूरी की भावनाओं से पूरी तरह अनजान है, वही बात बोल देता है जिसका यूरी को सबसे ज्यादा डर था। वो सबके सामने ऐलान करता है कि कैजुअली ये मेरी छोटी बहन जैसी है। बस यही वो पल है जहाँ यूरी के सब्र का बांध टूट जाता है। हम देखते हैं कि अंधेरा छा गया है। यूरी ने अपना मुंह हाथ से ढक रखा है, लेकिन अब वो रो नहीं रही। उसकी आंखों में एक बहुत ही भयानक और डरावनी चमक आ गई है। ये किसी साधारण दुखी लड़की की नजर नहीं है, बल्कि उस सांप जैसी फितरत की झलक है जो उसके अंदर छिपी हुई थी। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरी कहती है, जैसे ही हम दोबारा मिले मेरा दिल मानो खुशी से फट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने ही यह मुलाकात तय की हो। मुझे उम्मीद थी कि ओप्पा भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जब ओप्पा कहते हैं कि वह मुझे सिर्फ एक छोटी बहन की तरह मानते हैं, यह सुनकर यूरी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह कहानी जो सिर्फ उन दोनों के बीच है, उनकी आपसी समझ, उनका बॉन्ड, सब कुछ यूरी साफ देख पा रही होती है। यूरी सोचती है कि सबसे अजीब बात यह है कि वह लड़की नाम से ही है जो देश की सबसे अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है। अगर कोई और होती तो शायद मैं उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन इसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। नाराज यूरी बात बदलते हुए कहती है, असाइनमेंट की वजह से मुझे पहले निकलना पड़ेगा, फिर मिलेंगे ओप्पा। ये कहकर वह अपने आंसू छुपाते हुए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ड्योकचुन के फूड ट्रक पर नाम से ही आती है। नाम से ही अपनी क्यूट सी शक्ल बनाते हुए वह कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। जून हो पिज्जा उठाते हुए पूछता है, क्या आपको पिज्जा पसंद है? नाम से ही जवाब देती है, मैंने एक बार इटली के एक 3 स्टार होटल में पिज्जा खाया था। देहसा प्रोशुट्टो, ब्लैक ट्रफल, कैवियर रॉयल सिलेक्शन पिज्जा। जून हो कंफ्यूज होकर पूछता है, प्रोशुट्टो क्या होता है? नाम से ही सोचते हुए दोहराती है, देहसा प्रोशुट्टो, ब्लैक ट्रफल, केवियर रॉयल सिलेक्शन पिज्जा। सच कहूं तो यहाँ मुझे उतना पसंद नहीं आया। जून हो मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आपने कभी सच में अच्छा पिज्जा नहीं खाया। नाम से ही उत्साहित होकर कहती है, तो क्या तुम मेरे लिए डिलिशियस पिज्जा बनाओगे? जून हो कुक मोड में आते हुए कहता है, ठीक है। वह नाम से ही को अपना को असिस्टेंट बना देता है। नाम से ही कहती है, लगता है इसके लिए मुझे सच में मेहनत करनी पड़ेगी। जून हो अचानक बात बदलते हुए कहता है, यह तुम पर अच्छा लग रहा है। नाम से ही जून हो की टांग खींचते हुए पूछती है, मेरी आंखें सुंदर हैं या मेरी नाक? जून हो हंसते हुए कहता है, चलो अब पिज्जा बनाते हैं, ध्यान लगाओ। जून हो रेसिपी समझाने लगता है। पिज्जा बनाते समय आमतौर पर मैदे का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम क्लिनिक का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। जून हो कहता है, इन इंग्रेडिएंट्स से पिज्जा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। नाम से ही पिज्जा के सामने खड़े होकर ध्यान से देखने लगती है। जून हो बताता है, सबसे पहले आटे पर मैदा छिड़को, फिर इसे गोल गोल घुमाकर फैला दो। वह स्टाइल में पिज्जा को शेप देने लगता है, लेकिन तभी नाम से ही कहती है, अरे मैंने तो पिज्जा में छेद कर दिया। जून हो उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सिखाता है और कहता है, आटे को हाथ से फैलाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। नाम से ही शर्माते हुए कहती है, पिज्जा बनाना सबसे बढ़िया है। ऐसा लगता है जैसे यह पल यहीं थम जाए। नाम से ही पास आकर पूछती है, अब आगे क्या होगा? दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जून हो कहता है, अब स्पिन थ्रो करना होगा। अगले ही पल वह स्टाइल में पिज्जा को हवा में घुमाने लगता है। ये देखकर लोग कहते हैं, ये कौन है? ये तो कमाल का पिज्जा बना रहा है। लोग जूनहो की वीडियो बनाने लगते हैं। जूनहो पूछता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी मिस नाम से ही? आसपास से सब्जियां गुजर रही होती हैं। नाम से ही हैरान होकर कहती है, क्या मैं? सीन फिर शिफ्ट होता है। जूनहो कहता है, अंत में ऊपर से टॉपिंग डालो और इसे ओवन में 10 मिनट तक बेक करो। नाम से ही यह देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है। दोनों एक साथ कहते हैं, फाइनली पोटैटो पिज्जा तैयार है। नाम से ही कहती है, चलो अब पिज्जा ट्राई करते हैं।
वह एक बाइट लेती है और कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे नरम आटा मेरे मुंह में घुल रहा हो। बेकन और वेज पोटैटो स्वाद से भरपूर हैं। वह पूरी तरह खो जाती है और मन ही मन सोचती है, इसमें स्पेशल टोमेटो सॉस की छटपटाहट और तीखापन भरपूर है। और अंत में चीज और मेयोनीज सब कुछ एक साथ जोड़ देते हैं। जूनहो पूछता है, क्या ये अच्छा है? नाम से ही ड्योकचुन से कहती है, इधर देखो। जूनहो देखता है कि वह बहुत खुश है। तभी एक कस्टमर ड्योकचुन से कहता है, 1 स्लाइस ऑफ पोटैटो पिज्जा प्लीज। ड्योकचुन पिज्जा पैक करते हुए कहता है, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी अभी बना है। इसकी कीमत 3500 वॉन है। कस्टमर कहता है, क्या तुम मुझसे भी चार्ज करोगे? तभी हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि यूरी होती है। यूरी शर्माते हुए कहती है, जूनहो ओपा। जूनहो चौंक कर कहता है, यूरी तुम? नाम से ही ड्योकचुन से चिपकते हुए कहती है, ओह तुम वही हो ना जिससे मैं कल मिली थी? यूरी मन ही मन सोचती है, मैं चुपचाप बैठकर उसे ओपा को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। ड्योकचुन यूरी को देखकर हैरान हो जाता है। यूरी और नाम से ही जूनहो के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगती हैं। जूनहो बात बदलते हुए कहता है, माफ करना यूरी, तुम इतनी बदल गई हो कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। यूरी शर्माते हुए कहती है, क्या यह अजीब है? मैंने अपने बाल छोटे कर लिए हैं। जूनहो कहता है, वैसे तुम सुंदर लग रही हो। यूरी यह सुनकर शर्मा जाती है। नाम से ही पूछती है, क्या मैं आज सुंदर नहीं लग रही? ड्योकचुन हाँ में सिर हिलाता है। यूरी गुस्से में कहती है, उफ, माहौल कितना अच्छा था। वह जूनहो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ओपा मैं आपकी मदद करूंगी। तभी नाम से ही कहती है, मिस्टर ड्योकचुन मैं आपकी मदद बहुत अच्छे से करूंगी। जूनहो मन ही मन सोचता है, मैं कहाँ फंस गया। अचानक नाम से ही की सिक्योरिटी उसके पीछे आ जाती है और डरावनी आवाज में कहती है, मिस आपके एकेडमिक एडवाइजर के साथ मीटिंग का समय हो गया है। नाम से ही घबरा कर कहती है, आप यहाँ कहाँ से आ गए? सिक्योरिटी उसे उठाकर ले जाती है। नाम से ही बच्चे की तरह कहती है, मुझे नहीं जाना। यूरी खुश होकर बाएं करती है। नाम से ही दूर से कहती है, मीटिंग अच्छे से अटेंड करना। जूनहो कहता है, तुम्हारा पेमेंट पिज्जा से कर दूंगा। यूरी शर्माते हुए कहती है, सच में मजाक करना बंद करो। जूनहो कहता है, ये मालिक का फैसला है। यूरी कहती है, मैंने मेकअप पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। जूनहो हंसते हुए कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए फ्री कर दूं। यूरी मजाक में जूनहो का सिर मार देती है और उसका चेहरा आटे से भर जाता है। यूरी हंसते हुए कहती है, जूनहो आपका मेकअप भी बहुत अच्छा है। जूनहो पूछता है, सच में? यूरी कपड़े से उसका मुंह साफ करते हुए मजाक में कहती है, पाउडर मॉन्स्टर इधर आओ, मैं तुम्हारा मुंह साफ कर देती हूँ। यूरी जूनहो से पूछती है, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? जूनहो सोचते हुए कहता है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। फिर वह सोच में पड़ जाता है और आंखें बंद करके कहता है, मुझे मुलायम बाल पसंद हैं। मुझे गोरी त्वचा जरूरी नहीं। मेहनती लोग अच्छे लगते हैं और सबसे बढ़कर मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें ज्यादा टेंशन ना हो। वह सोचते सोचते कहता है, कोई भी हो बस नाम से ही ना हो। आंखें खोलकर वह पूछता है, लेकिन तुम्हें अचानक यह सवाल कैसे सूझा? यूरी तौलिया उसके मुंह पर मारती है और मन ही मन सोचती है, छोटे रंगीन बाल, पीली स्किन नहीं, कोई ऐसा जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता हो। ये तो मैं ही हूं। यह एहसास होते ही यूरी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह शर्माने लगती है। वह प्यार से जूनहो को देखते हुए मन ही मन कहती है, अगर ओपा भी वही महसूस करते हैं जो मैं करती हूँ, तो जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं ही हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरी मन ही मन जूनहो को इमेजिन करने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, गाल लाल हो जाते हैं। दिल पर हाथ रखकर वो खुद से कहती है, ओपा। तभी अचानक एक अनजान आदमी की आवाज आती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये आवाज सुनते ही यूरी घबरा जाती है। तभी वो अनजान आदमी यूरी के कंधे पर हाथ रख देता है। ये महसूस करके यूरी और भी घबरा जाती है। वो आदमी कहता है, अच्छा यूरी तुम यहाँ हो? जूनहो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है। सामने देखा है अनजान आदमी खड़ा होता है। यूरी सहमी हुई एकदम शांत खड़ी रहती है। वो अनजान आदमी यूरी से कहता है,
तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना? यूरी सिर झुका लेती है। जून हो गुस्से में पूछता है, तुम हो कौन? वो आदमी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, बताओ ना यूरी, मैं तुम्हारा कौन हूँ? यूरी डरी सहमी रहती है और कोई जवाब नहीं देती। वो आदमी खुद ही कह देता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। यूरी के सिर पर अधिकार जताने वाले अंदाज में हाथ रख देता है और कहता है, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। यूरी डरते हुए कहती है, टेवान प्लीज रुको, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तभी हमें उस अनजान इंसान का नाम पता चलता है। उसका नाम टेवान होता है। टेवान यूरी का चेहरा अपने हाथों से जोर से पकड़ते हुए कहता है, और ये फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? ये देखकर यूरी शॉक हो जाती है। टेवान डरावना चेहरा बनाकर कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। यूरी को दर्द होने लगता है और वो रोते हुए कहती है, बस करो, प्लीज रुको। वो गिड़गिड़ाने लगती है। तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आती है। हाँ, यूरी और ज्यादा डर जाती है। जून हो टेवान का कान पकड़कर उसे जोर से मरोड़ देता है और कहता है, ये तुम्हारे कॉलेज में का स्टूडेंट है ना? टेवान दर्द से चीखने लगता है, मैं और सहन नहीं कर सकता। दर्द के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। किसी तरह वो खुद को जून हो से छुड़ाता है। जून हो ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में कहता है, यहां से चले जाओ, तुम्हें नहीं लगता तुम हद से आगे बढ़ रहे हो? टेवान कान पकड़ते हुए दर्द में कहता है, तुम होते कौन हो बीच में आने वाले? सीन यूरी की तरफ शिफ्ट होता है। यूरी ये सब देखकर रोने लगती है। जून हो डेडली लुक देते हुए कहता है, मैं हूं। जून हो यूरी को अपने पास खींचते हुए कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं। ये सुनकर यूरी शॉक हो जाती है और जून हो को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। मन ही मन कहती है, जून हो ने मुझे गर्लफ्रेंड कहा। टेवान गुस्से में कहता है, यूरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के से मिलने की? जून हो दोनों के बीच आकर कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा। टेवान की आंखों में आंखें डालकर यहां से निकलो। जून हो की बॉडी देखकर टेवान डर जाता है। आसपास के लोग वीडियो बनाते हुए कहते हैं, क्या वो 4th ईयर का टेवान है ना? लोगों को देखकर टेवान और भड़क जाता है। गुस्से में यूरी से कहता है, यूरी तुम इसका पछतावा करोगी, बस इंतजार करो। टेवान वहां से चला जाता है। जून हो अपनी टोपी उतारते हुए कहता है, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। अचानक यूरी पीछे से जून हो को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो जून हो, मुझे सच में बहुत अफसोस है। जून हो यूरी का हाथ हटाते हुए कहता है, माफी मत मांगो। यूरी रोने लगती है। जून हो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यूरी रोते हुए कहती है, ये बहुत एम्बैरेसिंग था, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। जून हो प्यार से उसके आंसू पोंछता है। यूरी मन ही मन सोचती है, उसे ठीक उसी वक्त क्यों आना था। वो फिर से जून हो को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद आने लगे हो। तभी एक आवाज आती है, यूरी। यूरी पहचान जाती है, ये तो मेरी दोस्त की आवाज है। दोस्त पूछती है, क्या हो रहा है? यूरी और जून हो एक दूसरे को देखने लगते हैं। यूरी कहती है, ओप्पा। जैसे ही वो अपनी दोस्त को देखती है, घबराहट में जून हो को दूर करने के लिए जोर से किक मार देती है। किक सीधे जून हो के मुंह पर लगती है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जून हो दर्द में कहता है, अभी तो तुमने मुझे गले लगाया था। यूरी घबरा कर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो उसके जख्म पर मरहम लगाते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैं चौंक गई थी। आपकी नाक से तो खून बह रहा है। यूरी अपनी दोस्त से कहती है, थोड़ा रुकना, मैं जून हो को दवाई लगा रही हूँ। दोस्त कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम देखते हैं कि शॉप में यूरी जून हो की चोट पर मरहम लगा रही है। होता है तभी यूरी की दोस्त बताती है कि टेवॉन ने इंग्रेडिएंट्स के पैसे देने से मना कर दिया है और कहा है, अगर पैसे चाहिए तो आकर मुझसे माफी मांगो। ये सुनकर जून हो गुस्सा हो जाता है। यूरी परेशान होकर कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर आज बिक्री नहीं हुई तो हमें सारा खर्च खुद उठाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे माफ कर दो। यूरी कहती है, मुझे खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, मैं टेवान से बात करूंगी। तभी जून हो कुछ फूड कैंस निकालते हुए कहता है, हम इन इंग्रेडिएंट्स से कुछ बना सकते हैं। यूरी की आंखों में चमक आ जाती है। जून हो ओपा। यूरी के दोस्त कहती है, ये तो कल का बचा हुआ खाना है। जून हो सिर पर गमछा बांधते हुए कहता है, आप सब यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से काम पर लगो। वो कुक मोड में आ जाता है, ग्लव्स पहनता है। सेलिंग के लिए रेडी हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है। शॉप के पास भारी भीड़ जमा हो जाती है। एक आदमी कहता है, मैं कब से अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरा पूछता है, क्या ये सच में टेस्टी है? मैंने सुना है इनके स्नैक्स बहुत फेमस हैं। यूरी ऑर्डर्स संभाल रही होती है। कस्टमर नंबर 36, आपका ऑर्डर रेडी है। एक कस्टमर कहता है, यार
ये तो बहुत प्रिटी है। यूरी क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, ओपा, हमारे शॉप पर इतनी भीड़, आपने कौन सा मैजिक किया है? जून हो यूरी को बताने लगता है, ये मैजिक नहीं है यूरी, तुम पता है फेस्टिवल फूड स्टॉल्स का मेन्यू हमेशा सेम होता है। टिटोकबोकी, फिश केक, संडे, सॉसेज, रोल्ड ऑमलेट, चिकन स्कीवर्स, किमची पैनकेक। लेकिन अगर उसी मेन्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दो तो वो कुछ नया बन जाता है। सिंपल किमची पैनकेक में बेकन और चीज ऐड कीजिए, आग पर भूनिए, क्रिस्पी बेकन फैट में डूबा हुआ किमची पैनकेक तैयार। बाहर से कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट, स्पाइसी टेस्ट और मल्टेड चीज से भरपूर। जूनहो कहता है, ये लीजिए, मीठे और नमकीन का यूनिक कॉम्बो। यूरी के मुंह में पानी आ जाता है। यूरी कहती है, मीठा और नमकीन। जूनहो लगातार डिशेस बनाता रहता है। दोस्त पूछती है, यूरी, टेबल 39 का ऑर्डर रेडी है? यूरी कहती है, जी हाँ, तैयार है। यूरी ऑर्डर ले जाती है। हम देखता है कि यूरी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। यूरी जाते हुए कहती है, थैंक यू ओपा। जूनहो खुद से बुदबुदाता है, यार, मुझे तो फूड ट्रक पिज्जा बेचना चाहिए था, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? फिर मुस्कुराकर कहता है, फिर भी तुम्हें इतना खुश देखकर अच्छा लग रहा है। कस्टमर्स कहते हैं, पेट भर गया, सच में बहुत टेस्टी था और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक हुडी पहने आदमी को देखते हैं जिसके इरादे ठीक नहीं लगते। जूनहो यूरी से कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ठीक है? वो हुडी वाला आदमी शॉप में घुसता है और यूरी को देखकर कहता है, आज तुम बहुत खुश लग रही, रुको जरा। वो किचन में जाता है। पता चलता है कि वो और कोई नहीं, टेवान है, अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हुआ। टेवान पिज्जा में कुछ मिलाता है और मन ही मन कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है यूरी, अब इसका अंजाम भुगतो। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।